आइए 2026 के ऐतिहासिक पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के इस एक्सप्लेनर में बिना किसी शोर शराबे और राजनीतिक दावों के सीधे डेटा और फैक्ट्स पर बात करते हैं। हम उन बुनियादी, रणनीतिक और व्यवहारिक कारणों को डिकोड करेंगे जिन्होंने राज्य के राजनीतिक नक्शे को पूरी तरह से बदल कर रख दिया है। अब देखिए, इस नतीजे को गहराई से समझने के लिए हमें वेरीफाइड डेटा से शुरुआत करनी होगी। अक्सर राजनीति में ये मान लिया जाता है कि कोई सरकार बस गिर जाती है, लेकिन असलियत ये है कि सत्ता कभी शून्य में नहीं गिरती, बल्कि वो बहुत ही सिस्टमैटिक तरीके से एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट होती है। और इस शिफ्ट की शुरुआत कहां से हुई? जरा इस नंबर को देखिए, 92.47%। ये कोई आम वोटर टर्नआउट नहीं था, बल्कि आजादी के बाद से बंगाल का सबसे बड़ा वोटिंग प्रतिशत था। जब इतनी बड़ी तादाद में लोग घरों से बाहर आते हैं, तो ये साफ इशारा होता है कि जमीन पर कुछ बहुत बड़ा बदलाव हो रहा है। और जब नतीजे आए, तो वो इस भारी टर्नआउट के बिल्कुल अनुरूप थे। भारतीय जनता पार्टी ने 205 का जादुई आंकड़ा पार करते हुए 207 सीटें जीती और 15 साल से शासन कर रही टीएमसी महज 80 सीटों पर सिमट गई। ये सिर्फ एक जीत नहीं थी, बल्कि डेटा से साबित होने वाली एक बहुत बड़ी पॉलिटिकल सुनामी थी। तो इस एक्सप्लेनर में हम एग्जैक्टली क्या देखने वाले हैं? हम इस पूरे घटनाक्रम को 6 हिस्सों में समझेंगे। जीत के आंकड़े, टीएमसी का सपोर्ट कम क्यों हुआ, वोटर्स की बदलती आकांक्षाएं, बीजेपी ने सीटें कैसे जीती, इलेक्शन का गणित और आखिर में इस पूरे बदलाव का सटीक निष्कर्ष। चलिए अपने पहले हिस्से की तरफ बढ़ते हैं, जहां हम समझेंगे कि आखिर रूलिंग पार्टी ने अपना इतना बड़ा जनाधार क्यों खोया। यहाँ एक चीज क्लियर करना बहुत जरूरी है। देखिए, एक सरकार का सपोर्ट कम होना और नई पार्टी का उन कम हुए वोटों को सीटों में तब्दील करना, ये दोनों बिल्कुल अलग प्रोसेस है। सपोर्ट कम होने का मतलब अपने आप हार नहीं होता, जब तक कि सामने कोई उस मौके को भुनाने वाला ना हो। तो सत्ताधारी पार्टी का सपोर्ट कम क्यों हुआ? 15 साल सत्ता में रहने के बाद एक एंटी इनकम्बेंसी लहर तो होती ही है, लेकिन इस बार टीचर रिक्रूटमेंट स्कैम जैसे हाई प्रोफाइल भ्रष्टाचार के मामलों ने आग में घी का काम किया। इसके ऊपर से लोकल लेवल पर सिंडिकेट राज की धारणा और फिर आरजी कर मेडिकल कॉलेज जैसी दुखद घटना, इन सब ने मिलकर महिला सुरक्षा और कानून व्यवस्था को लेकर जनता में एक गहरा आक्रोश पैदा कर दिया। इन बुनियादी मुद्दों का सीधा असर वोटर्स के व्यवहार पर पड़ा। आइए देखते हैं कि वोटर मैट्रिक्स में क्या बदलाव आया। ये डेटा सच में काफी इंटरेस्टिंग है। ध्यान से देखिए, यहाँ प्राथमिकताओं में सीधा शिफ्ट दिख रहा है। महिलाएं और युवा जो पहले डायरेक्ट कैश स्कीम पर निर्भर थे, अब उनसे आगे बढ़ चुके थे। अब वे लॉन्ग टर्म ग्रोथ, पक्के रोजगार और अपनी सुरक्षा की गारंटी चाहते थे। युवा अब पहचान की राजनीति से हटकर सीधे तौर पर विकास और नौकरियों की मांग कर रहा था। इस बदलाव का सबसे बड़ा सबूत है ये आंकड़ा 93.2%। शुरुआती चरणों में महिलाओं ने इतनी भारी संख्या में वोट किया, जो पुरुषों के टर्नआउट से भी ज्यादा था। ये साफ दिखाता है कि महिलाओं के वोट अब सिर्फ वेलफेयर स्कीम से बंधे नहीं थे, बल्कि वो आर्थिक आजादी और एक सुरक्षित माहौल के लिए वोट कर रही थीं। अब आते हैं अपनी दूसरी लेयर पर। हमने ये तो समझ लिया कि असंतोष कहां से आया, पर बीजेपी ने इस असंतोष को सीटों में कैसे बदला। यहाँ पर विपक्ष की जमीनी रणनीति काम आई। उन्होंने एक बहुत ही मजबूत बूथ लेवल इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया, ग्रामीण और आदिवासी इलाकों में अपनी पकड़ मजबूत की, और सबसे जरूरी बात, अपने नैरेटिव को बड़ी ही कुशलता से पहचान की राजनीति से हटाकर सुशासन और विकास की ओर मोड़ दिया। मतुआ, SC/ST और शहरी मध्यम वर्ग को एक साथ लाना उनकी सबसे बड़ी सफलता रही। और इस ऑर्गेनाइजेशनल ताकत का सबसे बड़ा प्रतीक तब सामने आया जब शुभेंदु अधिकारी ने भवानीपुर जैसी शहरी सीट पर खुद मुख्यमंत्री को 15,000 से ज्यादा वोटों से हराया। ये महज एक जीत नहीं,
ये एक बहुत बड़ा मनोवैज्ञानिक झटका था जिसने साबित कर दिया कि जमीन पर मुकाबला कितना जोरदार था। अब चलते हैं चौथे हिस्से पर। यहाँ हम चुनावी गणित और उन इलेक्टोरल मैकेनिक्स की बात करेंगे जो ऐसे नतीजों को और बड़ा बना देते हैं। देखिए, भारत में फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम लागू है। इसका सीधा सा मतलब है कि कैंडिडेट को जीतने के लिए 50% या पूर्ण बहुमत नहीं चाहिए होता है, उसे बस दूसरे नंबर के उम्मीदवार से 1 वोट ज्यादा चाहिए। इसलिए ऐसे सिस्टम में जब विरोधी वोट बढ़ते हैं तो उसका असर बहुत ही निर्णायक साबित होता है। इस स्टेप बाय स्टेप ब्रेकडाउन को समझिए। अल्पसंख्यक वोट जो पहले एक मुश्त हुआ करते थे, इस बार कांग्रेस, सीपीएम और आईएसएफ के बीच बंट गए। करीब 30% वोट इस तरह फ्रैगमेंट हुए, जिसका असर ये हुआ कि मुर्शिदाबाद और मालदा जैसे पारंपरिक गढ़ों में टीएमसी का वोट बैंक सिकुड़ गया। जब वोट बढ़ते हैं तो जीतने का मार्जिन नीचे आ जाता है और इसका सीधा फायदा उस पार्टी को मिलता है जिसका वोट बेस एकजुट हो। जब हम इलेक्शन कमीशन जैसी संस्थाओं की भूमिका का आकलन करते हैं तो हमें राजनीतिक दावों और हकीकत में फर्क करना होगा। वोटर लिस्ट में गड़बड़ी के आरोप तो बहुत लगे, लेकिन हकीकत यह है कि जुडिशरी के सामने कोई भी सिस्टमैटिक बायस या पक्षपात साबित नहीं हुआ। ये नतीजा पूरी तरह से जनता के बदलते व्यवहार और उनकी प्राथमिकताओं पर आधारित था। तो अब आते हैं इस एक्सप्लेनर के आखिरी और सबसे अहम हिस्से पर, इस पूरे राजनीतिक बदलाव के निष्कर्ष पर। इन सारे डेटा पॉइंट्स को मिलाकर देखने पर 2026 का वेस्ट बंगाल चुनाव परिणाम 3 लेयर्स में बिल्कुल साफ समझ आता है। पहला, स्ट्रक्चरल फैक्टर, यानी पुरानी सरकार से लोगों की थकान। दूसरा, स्ट्रैटेजिक एग्जीक्यूशन, यानी जमीन पर विपक्ष का मजबूत संगठन। और तीसरा, सबसे जरूरी, बिहेवियरल शिफ्ट, जहां वोटर्स की मानसिकता सिर्फ गुजारे से आगे बढ़कर विकास की आकांक्षाओं पर अटकी। तो अगर इस पूरी चर्चा को समेटना हो तो हम साफ तौर पर कह सकते हैं कि 2026 के पश्चिम बंगाल चुनाव परिणाम किसी एक प्रमुख कारण के बजाय कई फैक्टर्स का मिला-जुला नतीजा प्रतीत होते हैं। इसमें शासन को लेकर जनता की धारणा, वोटर्स का शिफ्ट होना और जमीनी स्तर पर रणनीति का सटीक क्रियान्वयन शामिल है। जनता ने अपनी पुरानी वफादारियों से ऊपर उठकर ग्रोथ को चुना। और इसी के साथ ये एक्सप्लेनर हमारे सामने एक बहुत ही दिलचस्प सवाल छोड़ जाता है। क्या वेलफेयर और कैश स्कीम पर निर्भरता से हटकर पक्की नौकरियों और विकास की ओर वोटर्स का ये भारी बदलाव सिर्फ एक राज्य तक सीमित रहेगा, या फिर ये भविष्य के सभी चुनावों के लिए एक नया प्लेबुक बनने जा रहा है? आगे क्या होगा, ये देखना वाकई दिलचस्प होगा। इस एक्सप्लेनर से